गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी खुलकर मैदान में आ गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम हमें मौका दे तो कभी मायूस नहीं करेंगे। उधर किंग्स पार्टी का तासुर भी जोर पकड़ चुका है। सदर मुमलिकत से जब इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहकर जवाब देने से माजरत कर ली कि सदर का मनसब मुतनाज़ हो जाएगा। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान कशीदगी की वजूहात बताने से भी गुरेज किया, लेकिन अमरीकी इदारे को इंटरव्यू में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जरूर की। दूसरी तरफ नवाज शरीफ हुकूमत संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। आज कारोबारी बरादरी से बात की तो अपना सुनहरा दौर याद करवाया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो दौर लौट कर आने वाला है या नहीं। क्या इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए या सादा अक्सरियत से काम चल जाएगा। उधर तहरीके इंसाफ की मकबूलियत का तासुर तो अब भी बरकरार है, लेकिन जमीनी हकायक क्या है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मईशत इस्तेहकाम की पटरी पर गामजन है। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ गई। तमाम अशारिये मुस्बत हैं। ये सब कितना सस्टेनेबल है, हमारे बुनियादी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कितनी बेहतरी आई है, ये आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे गजा में जारी जुल्म की, जिसको 40 रोज गुजर गए। उम्मत मुस्लिमा मातम के सिवा कुछ न कर सकी। मस्जिद पर हमला करके 50 नमाजी शहीद कर दिए गए और गुज़श्ता रोज इसराइली फौजी टैंकों समेत अल-शफा में दाखिल हो गए और 179 अफराद की इज्तिमाई तदफीन की गई। जंगबंदी की करारदाद एक बार फिर मुस्तरद हो गई है। हालात किस तरफ जाएंगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मुल्की सियासत का जिक्र। एहतशाम साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड और किंग्स पार्टी, हर शख्स की जबान पर ये दो अल्फाज है। इसकी बात जो सियासी जमातें कर रही हैं उनमें से एक को एक्सक्लूड कर दें। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये दोनों बातें नहीं हो रही, लेकिन बाकी सारी पार्टीज इस बारे में बात करें। आपके ख्याल में ये जरूरत किसकी है, कौन डिमांड कर रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, और किंग्स पार्टी का लेबल जो जमातें कर रही हैं, क्या वो कभी खुद किंग्स पार्टी नहीं रही? अच्छा सवाल है सलमा। आपने देखे बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के सियासी फ़ुक़ पे जो अब सियासी मंजरनामा उभर के आ रहा है, किस तरफ ये सियासी ऊँट करवट लेके बैठ जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रहा है। देखिए, नवाज शरीफ साहब जब बलूचिस्तान गए, खासा उन्होंने अपना रिकवर किया मामले को, और जिस तरीके से बकौल किसी के जी कामयाब दौरे के बाद कोयटा से वापस आए हैं, तो उनका जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ चुका है। अब यही वजह है, सियासी तौर पे देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत मुतहर्रिक हैं, जैसा नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन हर तकरीर में जो है ना वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। आज तो उन्होंने खुल के कह दिया कि जी बजाय इसके कि आप दूसरी दफा किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएं या चौथी मरतबा बनाएं, मुझे आजमा के देखें। अब सूरत हाल जिस तरफ सलमा जा रही है ना, ये किंग्स पार्टी का तासुर अपनी जगह डेफिनेटली है, लेकिन क्या ये पहली मरतबा है? हमने हमेशा देखा हर दौर में होता रहा है, लेकिन जिसको आशीर्वाद मिल जाती है और उसकी अपनी भी स्टैंडिंग बड़ी ठीक हो। मतलब देखें ना, पंजाब में आप लाख इख्तलाफ करें PMLN से, पंजाब उनका एक जिसको कहते हैं बहुत ज़बरदस्त बैटल ग्राउंड है सबके लिए, लेकिन उनका मेन स्टे सियासी तौर पे वहीं पे है। अभी जिस तरीके से आपने देखा वो बलूचिस्तान का मामला उनके हाथ में आ गया, और सिंध में जिस तरीके से परेशानी पैदा होगी है पीपल्स पार्टी के लिए, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को तो अब नुकसान होगा, या कम से कम उनको लग रहा है कि जी हमारे साथ हाथ हो गया, वो एक साइड पे हो गए। अब दूसरी बात यह है, आज मैं देख रहा था ख्वाजा साद रफीक साहब ये कह रहे थे कि जी बिलावल भुट्टो में ना ही छेड़ें तो बेहतर है। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा इस लिहाज से किया कि मना कर दिया आप लोगों को कि उन खिलाफ बयानबाजी ना दें, लेकिन हमारी सियासी इस वक्त जो हकीकतें हैं वो क्या बदलने वाली हैं। देखिए, किंग्स पार्टी का तासुर, लेवल प्लेइंग का फील्ड का, ये सारी चीज़ें हर दौर में होती रही। अब अहम सवाल ये है कि जी ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी वो किस तरफ जाएगी। मेरा ख्याल है जो वर्स्ट क्रिटिक भी हैं इस वक्त PMLN के, वो इस बात को मान रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी 2/3 को तो छोड़ दें, वो लेके तादियों को लेके साथ, वो ना सिर्फ सेंटर में, और पहली मरतबा खुल खिला के उनकी बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनेगी, और कोलिशन पार्टनर बड़े स्ट्रांग होंगे वो सिंध में भी, KP में भी मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए आप देख लें तो आपको लगता है कि जी जहाँ किंग्स पार्टी का तासुर है या लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात हो रही है, तो ये मेरा ख्याल है मुखालफिन हमेशा ऐसे कहते रहे। असल बात है कि क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है, साथ साथ एक हमारे यहाँ बर्दाश्त का बुरान भी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो बेहतर यही है कि ये सारी सियासी जमातें इत्तेफाक राय से कोई ऐसा जिसको कहते हैं लायमल बना लें कि अगला इलेक्शन जिसके बारे में लोगों को फिर शकूक हो रहा है कि ये फेयर फ्री नहीं होगा, उसको फेयर फ्री बना के आगे चलने की बात करेंगे। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हर कदम पीछे की तरफ जा रहा है, जो हमारे माशी तरक्की को भी रोक के रखा हुआ है। सियासी तौर पर जिस तरह आगे जाना चाहिए, सियासी पार्टियां आपस में नहीं बैठ के आएंगी, अदारों को खुल खुला के मौका मिलता है इंटरफेरेंस करने का, तो मेरा ख्याल है अब तो नाखून होश के लेने चाहिए सियासी। बिल्कुल ठीक है, दिस इज द टाइम जब उनको होश के नाखून लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या
इत्तेहादी सियासत वक्त और कानून की दौड़ से आगे निकल चुकी है? महसूस ऐसे हो रहा है मुझे सलमा। अब देखिए कि 3 महाजों की बात हो रही है, तो शाम साहब ने बात की। एक तो वो कराची हैदराबाद वाला महाज है, वहाँ पे तकरीबन 2 दर्जन सीटें हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का महाज खोला है, वहाँ पे कोई 20 के करीब सीटें हैं। और साउथ पंजाब, वहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं, वहाँ पे 4 दर्जन के करीब सीटें। तो इस वक्त जो महाज खुले हैं सियासी एतबार से, जिसमें सभी महाजों पे PMLN जीत रही। नवाज शरीफ साहब हैदराबाद कराची में भी जीत रहे हैं अपने इत्तेहादियों के साथ। बलूचिस्तान की कामयाबी का भी एहतशाम साहब ने जिक्र किया। तो सीटें 266 हैं टोटल में, 90 की जो महाज अभी खुला हुआ है वहाँ ये जीत रहे हैं। लेकिन एक इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि जो कानूनी महाज है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। देखिए आज नवंबर की 16 तारीख हो गई, जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख आएगी वो या दिसंबर का दूसरा हफ्ता होगा या तीसरा हफ्ता होगा। तो दिन बचे हैं 30 या 35। ठीक। और इन 35 दिनों में 3 एटलीस्ट नाअहलियां जो हैं उनको अहलियत में बदलना है। 30 नाअहलियों को? 3 30 दिनों में, 35 दिनों में 3 नाअहलियों को। एक वो अल-अज़ीज़िया वाला आपको याद है, एवनफील्ड वाली नाअहली है, और फिर वो पैनमा केस वाली जिसमें कि अपील भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब नहीं की जा सकती। ठीक। अभी तक तारीख नहीं लगी है तशाम साहब, लेकिन अभी तक तारीख नहीं लगी। लेकिन डॉक्टर साहब राना सनाउल्लाह का आज बयान पढ़े, वो फॉर ग्रांटेड उन्होंने लिया। वो कहते हैं जी नवाज साहब की 5 साल की नाअहली नए कानून के मुताबिक थी, वो खत्म हो गई है, लिहाजा वो एलिजिबल इलेक्शन जीतने के लिए और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अल-अज़ीज़िया का क्या जवाब देते हैं, एवनफील्ड का क्या जवाब देते हैं? उनमें नाअहली हुई है। ये तो पैनमा का जवाब दे रहा है ना कि जी हमने अस्यूम कर लिया है कि वो 5 साल की थी, उसके ऊपर डिबेट होगी। फ्लैगशिप में बरी हो गए थे। एवनफील्ड में क्या हुआ, ठीक है, अल-अज़ीज़िया में क्या हुआ, और अभी अदालत में तो तारीख ही नहीं लगी है। तारीख लगेगी, उसके बाद फिर अपील की दरखास्त की जाएगी। क्या ये सब कुछ 30-35 दिन में हो जाएगा? हवाओं का रुख अगर आप देख सकते हैं तो दूसरे लोग भी देख सकते हैं। हवाओं का रुख होता है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं थी इस वक्त। मैं ये समझ रहा था कि सारा कुछ जो है वो कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब पे लगा हुआ है, और ये जो आईनी एतबार से असल काम नहीं कर रहे अभी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, सदर ने जो अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिए, वॉइस ऑफ अमेरिका को, वो कहते हैं कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें। क्या सदर ये कहना चाहते हैं कि आईनी इदारे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात हो या निगरान हुकूमत की मौजूदगी की बात हो? और फिर सदर का मनसब भी तो आईनी है, उनका रोल क्या है? क्या वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं? ये जो आज सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा है, एक तो ये उनके मनसब के मुताबिक ऐसा नहीं, उनकी इसकी गुफ्तगू से और इंटरव्यू से ये लगता है कि वो बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, और कमज़ोर होने की वजह से इस तरह की वो डिमांड्स कर रहे हैं। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है, अब वो किससे डिमांड करेंगे? ना तो वो निगरान हुकूमत दे सकती है और ना इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम है साफ शफाफ इंतखाबात, ठीक। लेवल प्लेइंग फील्ड जिसने देनी है वो कोई और है, उनको उनकी तरफ रुजू करने की शफाफ इंतखाबात क्या करवा पाएंगे इलेक्शन कमीशन? देखिए इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, उसके लिए आपको जो इस दफा 300 के करीब एग्जेक्टिव्स जो थे वो आपने लिए, अदलिया के लोग होंगे, और फिर पुलिस है, फिर आपको जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहां पर आपको रेंजर्स और पुलिस को लाना पड़ेगा। कोशिश है उनकी। हमारे मुल्क में हमेशा ऐसी होता है कि जो इंतखाबात होते हैं उन पर आप जो हारने वाला होता है वो रिगिंग का इल्जाम जरूर लगाता है। अल्लाह करे साफ और शफाफ हो इंतखाबात। प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों की। उन्हें ये बात ना तो इलेक्शन कमीशन से करनी चाहिए, ना ही निगरान हुकूमत से। जितने कमज़ोर वो हैं उतनी शायद कमज़ोर हुकूमत निगरान होती है, उनके पास वो मैंडेट नहीं होता। हाँ, इलेक्शन कमीशन का काम है साफ शफाफ इंतखाबात करवाने। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है वो कहीं और करनी चाहिए उन्हें। वहाँ पे वो शायद अब उनका वो नहीं रहा, उनका पर जलता है, बस नहीं चलता, ये ट्रस्ट लेवल नहीं रहा। देखिए ना, आप अगर एक आईनी ओहदे पर बैठकर किसी एक जमात को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी जमातों को नहीं देखेंगे, आप अपने ओहदे की तौहीन कर रहे होंगे। शायद यही वजह है कि वो कमजोर हुए, ना इधर के रहे ना वो उधर के रहे। इंतखाबात के हवाले से देखिए 8 को इंतखाबात होने की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे हों, और हमें उम्मीद है ये होंगे क्योंकि डेट आ गई है। लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और पंजाब के हवाले से मैं अगर एक बात करना चाहूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए, कि इस दफ़ा वो नहीं लग रहा है शाम साहब के मुस्लिम लीग नून वहाँ पर अपने जो उन्होंने सोच रखा है या जिसके लिए कोशिशें कर रहे हैं उसके मुताबिक उनको वहाँ पर नशिस्तें मिलेंगी। आप उस पर आप उनको वहाँ पर IPP उनको भी जहन में रखिए, इलेक्टेबल्स को जहन में रखिए, बाकी जमातों को भी जहन में रखिए। उसकी वजह यह है कि मुमकिन है कि वहाँ पर आपको अपसेट नजर आए, वहाँ पर आपको हो सकता है किसी और जमात का CM नजर आए,
इनको भी इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। हो सकता है कि वफाक में आपकी मखलूत हुकूमत हो और बाकी सूबों में बाकी जमातों में अच्छा, उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने एक और इंटरेस्टिंग बात की है वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में। वो अनवर साहब उन्होंने सवाल पूछा इंटरव्यू करने वाले के लिए, अगर नवाज शरीफ साहब जीत के आते हैं तो आप उनसे हल्फ लेंगे? मेरी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी मैं करूंगा, क्यों नहीं लूंगा। डिपेंड्स कि अगर वो बीमार ना अच्छा हो गए, आप इस जरा सवाल की जरा डेप्थ में, उन्हें भी पता है कि किसने जीत के आना है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ले लूंगा। चलिए ठीक है, लेकिन सदर के इंटरव्यू में एक दो और बड़ी चीजें जुल्फकार साहब इम्पोर्टेंट थी। उनसे सवाल हुआ किंग्स पार्टी से मुतालिक, इस पे उन्होंने कमेंट नहीं किया। इसी तरह उनकी जो स्टैब्लिशमेंट की और चेयरमैन पीटीआई की लड़ाई थी उसके बारे में वजूहात का सवाल हुआ, इस पे भी उन्होंने कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये अगर मैं इस पे बात करूंगा तो ये मेरा जो मनसब है ये मुतनाज़ हो जाएगा। अब सदर जब चाहते हैं वो पार्टी तर्जुमान बन जाते हैं, जब चाहते हैं वो अपना आईनी मनसब संभाल लेते हैं। अभी तक उनकी पार्टी को नहीं पता कि वो उनके साथ है या नहीं, और बतौर सदर लोग उनको देखते हैं कि वो अपनी पार्टी के तर्जुमान है या वो अपने पार्टी चेयरमैन के तर्जुमान है। इस वक्त सदर की पोजीशन है क्या? देखिए, पोजीशन तो वाज़ेह है, सबको पता है कि पीटीआई से उनका ताल्लुक है, पीटीआई के वो कारकुन रहे हैं, एमएनए रहे हैं, और पीटीआई ने उनको प्रेसिडेंट बनाया। और ये प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो हमेशा से इसी नौयत के लोग वहाँ पे वारद होते रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज के इसी तरह के जरा मुतदल किस्म के लोग होते हैं उनको ईवान सदर में बैठा दिया जाता है। तो पार्टी के साथ इस तरह की वाबस्तगी के बाद वो कहें कि जी मैं बड़ा गैर जानबदार हूँ, तो ये जैसे बाजवा साहब न्यूट्रल होते थे उसी तरह के न्यूट्रल अलवी साहब भी हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो किसी सूरत में कोई मानने को तैयार नहीं कि वो कितने न्यूट्रल हैं। सबको पता है कि वो आजकल भी जो बातें कर रहे हैं और जो दोबारा से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ है वो पीटीआई के अंदर अपनी रिवाइवल चाह रहे हैं कि नौकरी खत्म होने से पहले वहां पे थोड़ी सी एक्सेप्टेंस बन जाए। अच्छा, दूसरी बात जो सियासी तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड की हो रही है और आगे होने क्या जा रहा है उस पे मुस्लिम लीग नवाज बार बार ये कह रही है, दो चीजें हैं जिस पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के साथ डिबेट भी जारी है, कुछ चीजें भी ऐसी हो रही हैं। उस पे कहा जा रहा है कि जी पंजाब आप छोड़ दें और ये आईपीपी को वहां पे ट्राई किया जाएगा और आईपीपी को वहां पे पंजाब के अंदर अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन उसके जवाब में नून लीग की तरफ से दो टो किस्म का मुतालबा है कि पहली बात तो यह है कि अगर पंजाब हमारे पास नहीं है तो फेडरल वफाक की गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, वफाक के साथ पंजाब होगा, हर सूरत में होगा। दूसरी बात है 2/3 मेजॉरिटी, ये दो चीजों के साथ इक्तदार चाहिए, ये नून लीग का मुतालबा है। लेकिन आईपीपी के लोग दावा कर रहे हैं कि जी पंजाब हमारा होगा और हमें कह दिया गया और हमारी यहाँ पे अक्सरियत होगी। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात परवेज इलाही साहब आज कर गए। परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी मेरा सेल चेयरमैन पीटीआई के साथ है और मुझे सारी सरगर्मियों का पता होता है। आईएमएफ के लोग भी वहां जाके मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा। और यूरोपीय यूनियन के लोग भी वहां पे तवातर के साथ आके मुलाकातें करते हैं। ठीक। तो पता नहीं साथ साथ सेल होने का मतलब यह है कि जिस तरह परवेज इलाही साहब पुराने रवायती सियासतदान है, ये बातों का तो उनको इल्म है और चेयरमैन पीटीआई उनसे कुछ बातें सियासी तौर पे सीखें भी और उनको अपना उस्ताद मान लें। बिल्कुल, तो उसके नतीजे में हो सकता है कि कुछ बेहतरी भी आ जाए। अगर बेहतरी आनी होती तो वैसे जिनसे सीखना उनके अपने हालात में आ जाती। जुल्फकार साहब क्या मशवरा दिया है आपने भी। अच्छा एहतेशाम साहब, अभी काफ लीग के बारे में ये खबरें आ रही हैं, नून लीग ये कह रही है कि हमारी उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आपके ख्याल में क्या काफ लीग नून लीग को कोई फायदा दे सकती है पंजाब के अंदर? और दूसरा सवाल मेरा कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से सबके जलसे चल रहे हैं, नून का, पीपी का, जेयूआई का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, लेकिन पीटीआई कहीं नजर नहीं आती। अगर तो उस पार्टी को बैन करना है, उस पर पाबंदी लगा दें, उनको साइड पे कर दें। इस वक्त पीटीआई की पोजीशन क्या है, वो कहाँ? देखिए, पहली तो आपने बात की है PMLQ की। देखिए, एक भाई के साथ उनकी सुलह हो गई है। आपने देखा है जिस अंदाज से जो शुजा साहब की सुलह हुई, उनकी पार्टी पिछली हुकूमत में शिरकत भी उसने की हुई थी और उनके बेटे वासे नाम है जी उनका, चौधरी वासे, वो एक कैबिनेट का हिस्सा थे। लिहाजा वो एक्सेप्टेबिलिटी तो नवाज साहब ने अपने लिए पैदा कर ली, जो एक जमाने में कहते थे 3 लोगों के साथ नहीं होगी। खास तौर पर इनसे कहते थे, चौधरी निसार के साथ कहते थे, चौधरी बरादरान और परवेज अपना शेख रशीद के बारे में कि किसी सूरत में इनको वापस नहीं लिया जाएगा। देखें, शुजा साहब तो वापस आ गए। अभी एक जो जुल्फकार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, देखें ना, जो पंजाब है, बीबी मरूमा बेनज़ीर साहब हमेशा गिला करती थी कि मैं दोनों दफ़ा हुकूमत में आई हूँ, मेरे पास पंजाब नहीं था। पंजाब जिसके पास नहीं है वो सियासत नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो मुश्किलात होगी। 12 करोड़ का सूबा है,
آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا کتنا بڑا جھٹکا لگا جب قاسم کے ابا نے حکومت گروائی وہاں پہ اور روتے رہ گئے پرویز الہی کہ ایسا نہ کریں. اس کے بعد سے استاد پڑی, ان سے مصائب شروع ہو گئے. میرا خیال ہے اس سارے کرائسس میں سلمان جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سٹیج پہ جو ایک پرسیپشن, وہ کہتے ہیں نا حقیقت سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, پرسیپشن یہ بڑھ رہا ہے کہ جی نیو, جس کو لفظ یوز کیا تھا نیو سلیکٹڈ از بینگ پریپیئرڈ, وہ کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے نیا لاڈلا لے کے آیا جا رہا ہے. اب جو پی ایم ایل این کے اندر بڑی بحث شروع ہوگی, وہ کہتے ہیں جی اس پرسیپشن کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. دیکھیں یہ پرسیپشن اس طرح ختم نہیں ہوگا. ہاں ایک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کا, وہ خود بھی ان کے لیڈر بھی بند گلی میں چلے گئے, ان کے اوپر کیسز کی بھرمار ہو گئی ہے, اور جو 3-4 کیس اتنے اسٹرانگ ہیں تو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی, ہم نے یہی سنا ہے پرائم منسٹر کے بیان کو لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلے کا نشان ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی نہ ہو, کیونکہ کہتے ہیں چانسز تو ہے نا فورن فنڈنگ میں بین ہو سکتی ہے پارٹی. اور سائفر کیس میں بڑا واضح طور دیکھیں نا, جب اب 3 بندے ڈاکٹر صاحب اب بیان دیں گے, ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جب جا کے کہیں گے کہ جی انہوں نے مس یوز کیا, انہوں نے نیشنل سیکورٹی کے ساتھ کھیلا, اس کے بعد فورن سیکرٹری یہی بات کریں گے سہیل محمود صاحب, اور تیسرے جو ہمارے امبیسڈر تھے کیا نام ہے جو اس وقت جو سائفر کے زمانے میں, تو اسد مجید صاحب جب کہیں گے جی یہ غلط کیا گیا, یہ کھلواڑ کیا انہوں نے نیشنل سیکورٹی کے ساتھ, تو آپ مجھے بتائیں کوئی عدالت اتنی آسانی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کرے گی؟ تو باوجود اس بات کے کہ بھلے آپ کہیں سیاسی یہ 4 ہفتوں میں فیصلہ ہونا, یہ ہمارا سسٹم ایسا ہے عدالتی نظام کے ہمیشہ بہت دیر ہوتی ہے. اس سب کے باوجود ہم احتشام صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہو. ڈاکٹر صاحب اس سو کالڈ جمہوریت کی بیوٹی جمہوریت کا حسن, جمہوریت کا حسن, وہ کہتے ہیں اختلافات دیا جاتا ہے, مانگ نہیں پڑے. دیکھیے ایک طرف تو انور صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پولیس کا ذکر کیا جاتا تھا کہتے تھے کہ جی امریکہ کی پولیس جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر چور کو پکڑ لیتی. جرمنی والے کہتے تھے کہ جی ہمارے یہاں کوئی چوری ہو تو ہماری پولیس جو ہے وہ 4 دن میں پکڑ لیتی. پنجاب پولیس نے کلیم کیا کہ ہم تو پہلے بتا سکتے ہیں کہ چوری کہاں ہوگی. اب آپ سوچئے کہ ہم کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ کیا, ہم کتنے ایفیشینٹ, ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پہ. جمہوریت میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں آپ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ کیا نکلنا. اچھا دوسری طرف جمہوریت دیکھیے, پی ٹی آئی کی جو سیاسی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مئی 9 کے ملزمان ہیں ہم ان کو ٹکٹ دیں گے. آج بڑا کیا آپ نے سوچا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹکٹ دیں گے جن کے اوپر فوجی تنصیبات یا فوجی انسٹالیشن کے اوپر حملہ کرنے کا جرم ہے, وہ جیل سے بیٹھ کے لڑیں گے. عارف علوی صاحب نے انٹرویو میں زبردست کنڈیم کیا 9 مئی کے واقعات کرنے والوں کو. تو یہاں پہ یہ حکمت عملی چل رہی ہے, یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن سمجھ لیجئے. تو ہماری جمہوریت اب 193 ممالک ہیں ممبر یونائٹڈ نیشنز کے احترام, اس میں سے 13 درجن جو ہیں وہ اپنے آپ کو جمہوری ممالک کہتے ہیں, لیکن سارے دنیا سے جو حسین ترین جمہوریت ہے وہ پاکستان کی جمہوریت. تو ہم یہ ٹائٹل کیوں آپ لینا چاہتے ہیں؟ رہنے تھے ہمارے پاس. یعنی ہماری جو جمہوریت کی بیوٹی ہے وہ کافی خطرناک ہے. اچھا انور صاحب, آج بشرا بی بی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جو علیحدگی میں ملاقات کی درخواست ہے وہ آپ کسی اور بینچ کے سامنے لگائیں, کیونکہ کچھ گھریلو معاملات ایسے ہیں کہ سب کے سامنے بات نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں بشرا بی بی کا ایڈوائزر اس وقت کون ہے؟ خان صاحب تو ہے نہیں, کیا خالصتاً وہ وکلا کے مشوروں پہ چلتی ہیں؟ اور اگر وکلا کے مشوروں پہ ہی چل رہی ہیں خالصتاً, جو آج کل ان کے ترجمان بیٹھے ٹی وی چینلز پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں, کیا یہ پھنسا نہیں دیں گے اگر یہ عدالت کے ساتھ بھی محاذ آرائی شروع کر دیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے سے محاذ آرائی ہے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ مل کے نہیں بیٹھتے؟ دیکھیے بشرا جو موکل ہے نا, ایک تو وہ ان کے ایڈوائزر ہیں پہلے, اور جو زمینی حقائق ہیں وہ جو وکلا ہیں وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر دیں اور کسی اور بینچ پہ لگا دیجیے. ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں کسی ایڈوائز کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو خود دوسروں کو ایڈوائز دیتا رہا ہو وہ ایڈوائز لیتا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی چیئرمین آج جس نوبت پر پہنچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس میں کلیدی کردار جو ہے وہ موکلز کا اور بی بی بشرا کا ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ 9 مئی پہ جن کو آپ نے شام صاحب کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے, یہ اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے. ان انتخابات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے پہلے ہی آپ نے ہاٹ واٹر میں, اور اگر آپ اس طرح کی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, اس طرح کی گفتگو کر کے اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں دے لیں گے؟ یہ ریورس بیک ہوگا اور آپ کو نقصان پولیٹیکلی ہوگا اس کا. پہلے بھی آپ نے اپنے اس طرح کے فیصلوں سے پارٹی کی یہ حالت کر دی, اپنی یہ حالت کر لی, آپ جیل
में बैठे हुए हैं और आप देखें कि सारे लोग आपके इलेक्टेबल्स दाएं बाएं हो गए। देखिए इस तरह के जो डिसीजन होते हैं, ये इस तरह के पैगाम जो होते हैं वो अब सूट नहीं करते। जब आप पावर में थे, जब ताकत थी, उस वक्त तो ये एस्टेब्लिशमेंट भी सुन लेती थी और हम भी इसको ऑब्जर्व कर लेते थे। अब जब आप ये पैगाम देंगे, इसका नुकसान आपकी जात को और आपकी जमात को होगा, जो कि हो रहा है। मैंने आपको कहा ना कि मुमकिन है, ये हम देखें ना, इसका इजहार करते हैं, बहुत सारी चीजें हम उसका इजहार खुलकर नहीं कर सकते कि बैट होगा और हैंडल ना हो, इसके मुकाबले में लड़ा जाए इलेक्शन। और आप देखिए कि आप ठीक है, अवाम में मासेस में आपका वोट बैंक मौजूद है, लोगों की हमदर्दियां आपके साथ है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्टिबल्स, उसके साथ साथ वोट से पहले, इलेक्शन से पहले का जो इंतखाबी मरहला होता है, इंतखाबात वाले दिन जो होता है, उसमें आप नाकाम हो चुके हैं, उसमें आप खासे कमजोर हो चुके हैं। इसलिए अब आपको उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए। अपने जो लोग हैं आपके जो बाहर रह गए हैं, आपने बात की थी के पीटीआई के जलसे क्यों नहीं रहे, उनको लीड करने वाले कौन जलसा करेगा, मुझे बताएं। सारे लोग जो मौजूद हैं, कुछ तो छुपे हुए हैं, कुछ पकड़े हुए हैं, और कुछ जो है वो खुद से बात करना नहीं चाहते हैं। खान साहब के जो मुकना है वही लीडर बने नजर आते हैं, वही उनके तर्जुमान हर जगह पे जलसे भी लीड कर लेंगे। अच्छा, वो अदालत में चुप रहते हैं और टीवी पे आके बड़ा हाँ, ये देखें, ये जब आए ना तो अदालत में खामोश है, आपने वहां आर्गुमेंट कर। आज वो जो मरवत हैं, शेर अफजल मरवत, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अंदर प्रेस क्लब के अंदर नारे लगा रहे थे। मैंने कहा इधर ये एसओपीज नहीं है, बाहर जाएं, उधर नारे लगाएं। उसकी वजह ये है कि आप देखिए ना, आपको जो बात अदालत में करनी है वो आप पब्लिक में कर रहे हैं, जो पब्लिक में करनी है वो अदालत के सामने कर रहे होते हैं। अब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंडीशन है पॉलिटिकली, वो खासी कमजोर होती दिखाई और एक चीज अनवर रजा देखें कि आपस में इनके वकला लड़ रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से शोएब शाहीन को उन्होंने निकाल दिया कि जी आपका हिस्से नहीं, मरवत साहब ने कहा, और वो दोनों जब मिलके आते हैं, दोनों आके कुछ और क्लेम करते हैं कि हमें तो हमारे लीडर ने ये कहा, दूसरा कुछ और कह रहा हो, तो इससे भी तो मैसेज गलत जाता है। अच्छा, वैसे जुल्फकार साहब, ये जो मरवत साहब हीरो बने हुए हैं पीटीआई के अंदर, बाकी लोगों को वो आगे नहीं आने देते, तो सबसे ज्यादा फड्डे झगड़े लड़ाइयां मरवत साहब की है। क्या आगे जो रही सही कसर है पीटीआई की, वो मरवत साहब निकलवा देंगे? देखिए, जिस तरह लीडर बिहेव करता है, फिर उसके फॉलोअर्स उसी को कॉपी करते हैं। मिसाल के तौर पे खारजा के अमूर के जो इश्यूज होते हैं वो जलसों में तय नहीं किए जा सकते, ये बच्चा बच्चा जानता है। तरीके तालिब इल्म के तौर पे हर शख्स ये समझ सकता है कि ये एक संजीदा मौजू है, लेकिन आप वो बात भी जलसे में कर रहे हैं कि किससे रिलेशन होने चाहिए, किससे नहीं होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। तो वो साइफर आज आपके गले पड़ा हुआ है। इसी तरह मरवत साहब भी थोड़े जज्बाती हैं और अपने लीडर को कॉपी कर रहे हैं, तो उसका नतीजा अल्टीमेटली जाहिर है पीटीआई के खिलाफ जाएगा और पीटीआई को भुगतना पड़ेगा। पीटीआई के ऊपर पहले ही ये इल्जाम लगता है कि ये बदतमीज पार्टी है, इन्होंने नौजवानों को बदतमीज कर दिया है, और सोशल मीडिया के अंदर ये जो सारा जो चीजें आई हैं इस तरह की गैर जिम्मेदाराना, और उसकी वजह वो है। तो मेरा ख्याल है कि इनको अपने बिहेवियर से साबित करना चाहिए कि जो इल्जाम इनके ऊपर लग रहा है वो गलत है, लेकिन ये उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उसके ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कल भी बात की थी एहतिशाम साहब ने कि नून लीग के अंदर बड़े परेशान हैं कि जी हमारे ऊपर ये जो इल्जाम लग रहा है किंग पार्टी का, ये इस पे बड़े परेशान है। और भाई, मैं एहतिशाम भाई को सिर्फ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं कि वहां नून लीग के अंदर पूरा जोर लगाया जा रहा है ये लेबल लगवाने के लिए। सुबह शाम जोर लगवाया जाता है, प्रोटोकॉल मैनेज किया जाता है। और कोयटा से आप मुझे बताएं कि कोयटा का जबरदस्ती डॉक्टर साहब ने वहां पे प्रोटोकॉल लगवा दिया था, या अनवर रजा साहब ने फोन किया था कि प्रोटोकॉल इस तरह का हो कि इंप्रेशन ये क्रिएट हो कि ये इनको पहले ही प्रोटोकॉल। भाई, ये पॉलिटिकल पार्टीज मैनेज करती हैं इस इंप्रेशन के लिए। मुझे काफली के एक लीडर के साथ मैं इलेक्शन के दिनों में जा रहा था, तो उन्होंने पुलिस के एक डाला मैनेज किया और उसके जरिए, पुलिस वालों के जरिए, वो साइकिल के लगवा रहे थे बैनर्स और उसकी फोटो बनाई गई। अच्छा, मैंने उनको कहा, परवेज साहब को मैंने कहा कि सारी ये बड़ा स्टंट बन जाएगा कल। उन्होंने कहा असी तो आप ही लगवा रहे हैं बड़ी मेहनत नाल, तुसी अंदर स्टंट बन जाएगा। पूरा जोर लगा के अपने ऊपर लेबल लगवाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से तो सारे इलेक्टेबल लोग आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये नून लीग के किसी बंदे से पूछेंगे ये पार्टी खुद क्या तासुर है, लाडलेपन का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आईएमएफ के साथ जो हमारा मुआहदा तय पाया उसके बाद की सिचुएशन की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF के साथ मुआहदा तय पा गया, पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ गई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिजली और गैस की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब, IMF प्रोग्राम की कामयाबी से तकमील, इसमें क्या सबक है पाकिस्तान के लिए? ये असल में एक सबक है और एक इसकी इम्पोर्टेंस जरा जान लीजिए। देखिए 1950 से हम मेंबर हैं और कोई 24 प्रोग्राम कर चुके हैं। 24 और 24 में से 21 तो 100% फेल हो गए थे, नाकामयाब हो गए थे। एक प्रोग्राम मुझे याद आता है मुशर्रफ साहब के जमाने में, जिस वक्त हुकूमत ने खुद से कहा कि हमें बाकी एक साथ नहीं चाहिए, हम संभाल लेंगे। ठीक। और एक बैगिंग बॉल तोड़ दिया, शौकत अजीज ने कहा था, शौकत अजीज 2008। और एक PMLN नवाज शरीफ साहब के जमाने में हमने कोई 1 दर्जन वेवर्स लेने के बाद प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया था। तो आप सोचिए कि पिछले 73 सालों में 24 प्रोग्राम, उसमें से 21 में हम नाकामयाब रहे। ये पहला प्रोग्राम ऐसा आया है जिसमें हम क्लियर कट कामयाब हुए। इसके अंदर सबक क्या नजर आता है मुझे? सबक मुझे ये नजर आता है कि अगर तो हमने अपनी माशी फैसला साजी सियासी एजेंडों के तहत करेंगे तो हम नाकामयाब रहेंगे, और तारीख इस चीज की गवाह है। इस वक्त वो एक गैर सियासी हुकूमत थी, माशी फैसले ले रही थी और वो सियासी असर रसूख के तहत नहीं थे, ठीक है, उससे बालातर, और नतीजा ये निकला कि हम क्लियर कट उसमें कामयाब हो गए। अब IMF अनवर साहब बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड उसने खेला। उसने पहली किस्त जो है वो PDM की हुकूमत को दी, दूसरी किस्त जो है वो उन्होंने निगरान को दी, और तीसरी जो है ये फरवरी के बाद जो मुंतखब हुकूमत आएगी उसको मिलेगी। स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अब मुश्किल काम उसके बाद शुरू होगा। अच्छा। ये स्टैंड बाय था, हमें इसके बाद कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए। अच्छा, जो ये प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद मुझे लगता है कि कोई 3 या 4 गुना बड़ा प्रोग्राम चाहिए, वरना अगले 12 महीने पाकिस्तान के नहीं गुजरते। वो बड़ा टफ नेगोशिएशन होगी वहां पे IMF के साथ, उसकी जो शराइत सामने आएंगी, और फिर दोबारा से वो भी ये पूछेगा कि आपकी सियासी हुकूमत आ गई है तो क्या आप माशी फैसला साजी पुरानी तर्ज पे करेंगे या आपके पास कोई नया तरीका आएगा? बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी गुफ्तगू में डॉक्टर साहब मेरे लिए 2 सवाल छोड़ दिए जो मैं चाहूंगी कि मैं अनवर साहब और एहतशाम साहब के पास लेके जाऊं। अनवर साहब, सबसे पहले तो पॉलिटिकल इकोनॉमी है हमारी, जैसे एहतशाम साहब भी हमेशा कहते हैं, तो हम ये सियासी मामलात को कैसे इकोनॉमी से अलग करें? ये तो इकट्ठा चलता रहेगा पाकिस्तान में। ये इसी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर है कि आपके जो IMF की तरफ आपको जाना पड़ता है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने तो मुझे भी बड़ा हैरान कर दिया कि आपको अगले जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो आपको एक बड़ा पैकेज लेना पड़ेगा, और उसके लिए कि आपको पता है कितनी कड़ी शराइत होंगी उनकी। 1 अरब के लिए उन्होंने IMF ने आपकी नाक की लकीरें निकलवा दी हैं, तो फिर वो उस पैकेज के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि आप कम से कम आपको स्टेप फॉरवर्ड करने की जरूरत है। आपको सियासत को और माशी सूरत को अलग अलग करना होगा। देखिए, पॉलिटिकली फैसले आप जरूर कीजिए, लेकिन माशी फैसलों पर सियासत को असरअंदाज मत होने दीजिए, जो माजी में होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर पहुंचा हुआ है। तो जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट है उनको अब बड़े इसी तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और उन्हें फ्रीक्वेंटली जरा फैसले करने पड़ेंगे और सियासत से अलग होकर करने पड़ेंगे। देखिए, ये बात दुरुस्त है, जिस तरह उस दिन भी एहतशाम साहब ने कहा था कि मैसाके मैशत क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताइए, अगर मैसाके जमहूरियत हो सकता है तो आपने मुल्क को बचाना है। मुल्क है तो आपकी सियासत भी है और आप हुक्मरान भी हैं। लिहाजा अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत को बालाए ताक रखते हुए मैसाके मैशत करने की जरूरत है, और उसमें मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के साथ साथ आपको जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको शामिल करने की जरूरत है। जस्ट लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आपके सरमायाकार हैं, जो मुतलका इदारे हैं, SIFCB को भी आप उसमें शामिल कीजिए ताकि आप माशी तौर पर मजबूत हों। देखिए, सियासी फैसले जरूर कीजिए, लेकिन माशी फैसलों में सियासत को अलग कीजिए। मैं समझता हूँ अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर पाकिस्तान जो तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि हमें फरवरी के बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा, इससे 3-4 गुना बड़ा प्रोग्राम। अभी जिस प्रोग्राम के अंदर हम हैं, स्टैंड बाय मुआहदा, इसने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। लिटरली हर चीज की प्राइसेस आसमान पे पहुंच गई हैं। अगर प्रोग्राम बड़ा होगा उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, उसकी शराइत भी सख्त होंगी। ऐसे ही है। देखिए, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसी तरह ही हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं ना, अच्छी खबरें भी मेरे ख्याल ज़हन में रखनी चाहिए। अभी IMF के लोगों के बयानात देखें और जो आजकल आर्टिकल छपे हैं आगे पीछे, उनको आप देखें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि हमारा जो अंडरलाइनिंग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना, वो दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये सब लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये 14 अप्रैल को हमारा 3 साल का स्टैंड बाई $3 बिलियन का प्रोग्राम खत्म होगा, और ये कहा जा रहा है कि जी अगले साल अगस्त में हम नया एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखें, ये अगर
کڑی شرائط ہیں اپنی جگہ پہ. ہم نے جو انہوں نے ہمیں یارڈ اسٹک بتایا یا پیمانہ بتایا یا انہوں نے ان کے جو مطالبات تھے وہ اگر پورے نہ کر رہے ہوتے تو کبھی اس طرح انڈیکیٹ نہیں کرتے. تو دیکھیں نا اب بھی فائنلی انہوں نے 3 چیزوں پہ زور دیا کہ جی آپ کا ریونیو, آپ کی انڈسٹری, اپنا ایگریکلچر, یہاں پہ آپ نے ٹیکسیشن سسٹم بہتر کرنے کے بعد آپ نے ریونیو بڑھانے کی بات کرنی ہے, ایکسچینج ریٹ کی بھی بات, ایکسچینج ریٹ کی بھی بات کی, اور وہ یہ ہے کہ مارکیٹ جو کہتے ہیں فورسز جو ہے نا ان کو ڈٹرمن کریں, اور اس میں اسٹیٹ بینک کا اتنا رول نہیں ہونا چاہیے. تو بڑی حد تک تو میرا خیال ہے جس تسلی کا اظہار IMF کر رہا ہے, اس کے بعد تو اب یہ ہے نا کہ ہماری جو مشکلات ہیں, $6 بلین کی ہمیں جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے وہ ہمیں پیسہ ملنا ہے. جیسے ہم کل بات کر رہے تھے, UAE نے $1 بلین کی یقین دہانی کرائی ہے. اس کے بعد جتنے ہمارے بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں اور بینکس ہیں وہ ابھی بھی آ جائیں. اچھی بات نہیں ہے کہ ہم قرضے لیتے رہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اس مصیبت سے نکلنے کے لیے پرانے بڑے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لینے پڑیں گے جب تک کہ ہم اپنی اکانومی یا اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے. اس کے لیے شروعات SIFC جیسے روز بات کرتے ہیں, جس طریقے سے آج بھی ان کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس حوالے سے, وہ جو فیصلے کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس کے دورست نتائج نکلیں گے. خبریں آگے آ گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے ریکارڈنگ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں 25% حکومت پاکستان کے شیئر ہے, پاکستان شیئر جو ہے نا بیچنے کے لیے تیار ہے. 25% شیئر جو ہے نا وہ بلوچستان گورنمنٹ ہے, اور 50% بیرک گولڈ کے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم نہیں شیئر بیچیں گے. ہم اگر بیچ دیں میرا خیال ہے کہ ہمیں جان چھوڑانی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ کے لوگ کاروبار نہیں کر سکتے سوائے نقصان کرنے کے, ہمارے قرضے بڑھانے کے اور ہماری مصیبتیں کریٹ کرنے کے لیے وہ آگے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے فیصلے جو ہو رہے ہیں اس کے ڈیفینیٹلی کچھ دورست نتائج ہوں گے. ذوالفقار صاحب, نواز شریف نے آج جب کاروباری برادری سے بات کی انہوں نے کہا کہ 2013 سے 17 کے دوران پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھا اور آج ہم $1 ارب کے قرضے مانگتے پھر رہے ہیں. کیا نواز شریف کے پاس ایسا کوئی میجیکل فارمولا ہے کہ وہ آنے کے بعد ہماری معیشت کو بھی اچھا کر دیں, اپنا سنہرا دور واپس لا سکیں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں, یا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں؟ دیکھیں, بزنس کمیونٹی سے ملنا اچھی بات ہے, لیکن ماضی کی لکیریں پیٹنے کی بجائے یا ماضی کی باتیں کرنے کی بجائے یا بلیم گیمز کرنے کی بجائے سے باہر نکلنا چاہیے. آگے کی سوچنا چاہیے کہ آگے آپ نے کرنا کیا ہے. SIFC کے پلیٹ فارم کے اوپر ابھی بہت سارے اقدامات کیے گئے, باہر سے بہت ساری $بلینز کی فنڈنگ آنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے موجودہ سسٹم کو آپ نے تھوڑی سی چابی دی, اس کی گورننس کو بہتر کیا, تو اس کے نتائج آپ کے پاس آ گئے ہیں. یعنی سٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف جا رہی ہے, ڈالر کنٹرول ہوا, مافیاز کو آپ نے کنٹرول کیا, سمگلنگ کسی حد تک کنٹرول ہوئی, افغانیوں کو آپ ملک سے واپس بھیج رہے ہیں. بہت سے اقدامات آپ نے کیے اور اس کے نتائج بلا شبہ معیشت کے اوپر پڑیں گے. لیکن یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بزنس, جو لوگ بزنس کو سمجھتے ہیں, جو معیشت کو سمجھتے ہیں, ان کے حوالے کر دیں. سیاست اور معیشت کو الگ الگ کرنا پڑے گا. بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اور اس کے بیوروکریٹس کو آپ ہیڈ بنا کے بٹھا دیتے ہیں. آپ وہاں پہ کوئی کامیاب بزنس مین, ویژنری بزنس مین کو کیوں نہیں بٹھاتے کہ وہ جس کو سمجھ ہے کہ بزنس ہوتا کیا ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والے عابد بٹ صاحب ہیں, 5th پلر کے ایک ہیڈ ہے, ایک تنظیم انہوں نے بزنس مینوں کی بنائی. انہوں نے گورنمنٹ کو ایک پریزنٹیشن بھیجی اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے پریزنٹیشن ماضی میں دی تھی کہ سارا قرضہ میں اتار سکتا ہوں. سلیکن ویلی کا ایک کنسپٹ انہوں نے دیا کہ گوادر کے اندر مجھے موقع دے دیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ میرے حوالے کر دیں, میں آپ کو ایسے پروجیکٹس باہر سے میں لے کے آ جاؤں گا کہ اس کے نتیجے میں آپ کا قرضہ بھی موجود ہے, ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. بہت سے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں, جن کا ایکسپوئر ہے, جو بالکل سمارٹ ورک کر کے ایک بزنس کمیونٹی اور پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ذوالفقار صاحب, وقت کم ہے, میں چاہتی ہوں غزہ کے معاملے پہ بھی بات ہو جائے. 40 دن گزر گئے ظلم و ستم کو جو جاری ہے اور ابھی تک جنگ بندی کے آثار نظر نہیں آ رہے. انور صاحب, سب سے پہلے تو OIC کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں اس ظلم و بربریت کو دیکھنے برداشت کرنے کے بعد جو مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی, کیا اب بھی OIC کے وجود کا کوئی جواز باقی ہے؟ OIC پر آپ کوئی توقع نہ رکھیے. آپ ذرا سلامتی کونسل نے جو آج کہا اسرائیل کو کہ آپ جنگ بندی کر دیجئے, کچھ وقفہ اس میں جنگ میں وقفہ کر دیجئے, انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. امریکہ, رشیا اور برطانیہ نے اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. آپ کو امریکہ کے کردار کے بارے میں یہاں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے متعلق, مسلم امہ کے متعلق. ہاں, بات تھی کہ ہمیں تھا کہ جو مسلم
हुकाम हैं, हुक्मरान हैं हमारे, उन पे हमें था सबसे ज़्यादा MBS पे, सऊदी अरेबिया पे, कि वो अमेरिकन से बात करेंगे और जो बाइडन से बात करने के बाद शायद वक्फा या जंग बंदी कर दी जाए, बॉर्डर भी खोल दिया जाए, वहाँ पर जो इंसानी हकूक वायलेशंस की जा रही है वो रुक सके, वहाँ पर मेडिसिन दी जा सके, खुराक प्रोवाइड की जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये तो तयशुदा बात है कि अब इजराइल, अमेरिका और उनके साथ जो इत्तेहादी मालिक, उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने फ़लस्तीन की इस पट्टी को, गजा जिसका नाम है, तबाह बर्बाद कर देना है, उसको अपने कब्जे में ले लेना है और नहीं रोकना, और ये कत्लेआम जारी रहेगा, नस्ल कुशी जारी रहेगी, और जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं वो इसी तरह खामोश रहेंगे और ये सारा खून शायद उनके सर पर भी होगा। जुल्फिकार साहब, हम तो समझते थे कि ये ग्लोबल जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी सूरत हाल, तमाम ममालिक इसमें हिस्सेदार बन जाएंगे, कोई किसी का साथ देगा, कोई किसी का साथ देगा। यहाँ पे तो सिर्फ जो ममालिक साथ दे रहे हैं वो इजराइल का दे रहे हैं, फलस्तीन के लिए तो कोई बात नहीं कर रहा, जबानी मजम्मतों से आगे नहीं बढ़ रहा मामला। सलमा, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, सारे लोग अपने आप का साथ दे रहे हैं, अपने मफादात का साथ दे रहे हैं। कतर, जिसको हमने कई प्रोग्राम में अप्रिशिएट किया कि कतर का बड़ा जबरदस्त टॉन्स है, आज बाइडन ने कतर का बड़ा शुक्रिया अदा किया है। कतर हमारे साथ बड़ा तामन कर रहा है, हर मामले में बड़ा तामन कर रहा है। यानी इस्लामी ममालिक और इसराइल के इर्द गिर्द जितने ममालिक थे, वो बहुत से ऐसे उनके पास टूल्स और हथियार थे जिनको इस्तेमाल करके वो इसराइल को मजबूर कर सकते थे। वो तेल की सप्लाई बंद कर सकते थे, वो एयर स्पेस को रोक सकते थे, वो बहुत सारी और पाबंदियां लगा सकते थे और मॉरली प्रेशर दे के इसराइल को मजबूर कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। OIC के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो हम तवक्को कर रहे थे, पूरी दुनिया के मुसलमान तवक्को कर रहे थे, वो नहीं हुआ। यानी गैर मुस्लिम मिलियंस के मार्च कर रहे हैं और वो आहो बका कर रहे हैं कि वहां पे एक इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़े नहीं है। जो कश्मीर में हुआ उससे बदतर सूरत हाल इस वक्त फलस्तीन के अंदर है। डॉक्टर साहब, क्या जंग बंदी हो पाएगी? देखिए, एक बात तो ये है कि जंग बंदी OIC के उसके कंट्रोल में नहीं है, वो नहीं कर पाएगी, ना ही बाकी मुस्लिम ममालिक। इस वक्त अगर कोई उम्मीद है तो मुझे मगरबी ममालिक की आवाम से उम्मीद है, उनकी हुकूमतों से नहीं, उनकी आवाम से। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जमहूरियत के अंदर नंबर्स रियली मैटर, और जिस तादाद में मगरबी जमहूरी ममालिक में लोग सड़कों पे निकले हैं, वो बहुत मैटर करता है और एट सम स्टेज शायद वो इन्फ्लुएंस कर सके अपनी। बिल्कुल, ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मुझे ये लगता है कि जो लोग कहते थे ना कि कुछ अरसे के बाद इजराइल न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड होगा, मेरा ख्याल उस तरफ जा रहे हैं। लेटेस्ट आप देख लें, जो ज्यादा परेशान कुन बात है कि बरतानिया की हाउस ऑफ कॉमन, जो उनकी नेशनल असम्बली का है, उन्होंने मेजोरिटी वोट से ना सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो चाहते हैं कि पूरे के पूरे गेंद हासिल कर ले। उसके बाद जनाब देखिए, अब अमेरिका ने तो किया है, अब ये बरतानिया जिसको कहते हैं अमेरिका का पुडल कहा जाता है, वो भी उनके साथ है। तो अब देखिए, बात ये है कि एक पब्लिक का प्रेशर अपनी जगह पे है, लेकिन सवाल ये है, अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से आप ये जंग बंदी तो कलामी के लिए माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम अगले प्रोग्राम में डिस्कशन रखेंगे। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।